हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्ली लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी से रिलेटेड। सारे के सारे हम एमसीक्यूज करेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ में टॉपिक भी बताता चलूँगा और साथ साथ में हम क्या करते चलेंगे, इसके एमसीक्यूज भी करते चलेंगे, ठीक है। तो देखो, पहली बात कर रहा है, पहला क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर वाज महात्मा गांधी जी बोर्न। तो महात्मा गांधी जी के बोर्न की यहाँ पर बातें हो रही हैं, ठीक है। तो देखो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ महात्मा गांधी जी की अर्ली लाइफ का बोर्न का क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, महात्मा गांधी जी का जो बोर्न हुआ था ना, वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का बर्थ होता है और होता कहाँ पर है, राजकोट में, ठीक है। राजकोट में नहीं, पोरबंदर में, ठीक है। राजकोट कई बार देखो, राजकोट क्यों दिमाग में रहता है मैं आपको बता दूं, ये होता है पोरबंदर में। ये जो राजकोट का जो कॉन्सेप्ट है ना, राजकोट का, ये राजकोट में जो इनके ना फादर जो होते हैं, ठीक है, वो होते हैं राजकोट के दीवान, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है कि जो फादर जो होते हैं ना, वो होते हैं राजकोट के दीवान, और इनका जो बर्थ होता है वो होता है कहाँ पे, पोरबंदर में, ठीक है। पोरबंदर में इनका बर्थ होता है और इनके जो फादर का नाम था वो था आपके पास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। और इनके जो दादाजी का नाम था वो था उत्तम चंद गांधी, उत्तम चंद गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के दादाजी का नाम क्या था, उत्तम चंद गांधी। इनकी जो वाइफ होती है, ठीक है, वो कौन होती है आपके पास, कस्तूरबा मकांजी कपाड़िया, कस्तूरबा मकांजी कपाड़िया इनकी वाइफ का नाम होता है। और इनकी जो मदर का जो नाम होता है वो होता है आपके पास, ठीक है, इनकी जो मदर का जो नाम होता है वो होता है आपके पास पुतली बाई, पुतली बाई, ठीक है। पुतली बाई इनकी माता जी का नाम होता है। इनके 4 बेटे होते हैं, ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। तो महात्मा गांधी जी के 4 बेटे होते हैं, ठीक है। और 5वां पुत्र ये मानते हैं जमनालाल बजाज को, जमनालाल बजाज को। महात्मा गांधी के ब्रदर अगर पूछेगा तो 3 ब्रदर होते हैं, ठीक है, मतलब 2 ब्रदर होते हैं महात्मा गांधी जी के, एक ये खुद होते हैं और इनकी एक क्या होती है, सिस्टर होती है, ठीक है। तो ये बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलेंगे मैं आपको बताते चलूंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी का बर्थ। तो बर्थ तो होता है 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, राजकोट। मैंने आपको बता दिया राजकोट ये क्यों रहता है दिमाग में, क्योंकि इनके जो फादर थे ना, वो दीवान थे, किसके दीवान थे, राजकोट के दीवान थे, मतलब काफी अच्छी पोस्ट पे थे, ठीक है। तो ये आपने बातें यहाँ पे ख्याल पे रखनी है, ठीक है। पापा का नाम मैंने आपको बता दिया करमचंद गांधी, और देन उनके पापा जी का नाम उत्तमचंद गांधी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोल रहे हैं कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ महात्मा गांधी जी फादर करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी क्या थे, दीवान थे पोरबंदर के, बाद में ये शिफ्ट होते हैं राजकोट में। तो राजकोट ना, मतलब पोरबंदर के तो थे ही थे, राजकोट के भी ये क्या रहते हैं, दीवान रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर आपने ख्याल पे याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हु वाज द महात्मा गांधी जी वाइफ। देखो, महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में, शादी के बारे में बता देता हूँ कि महात्मा गांधी जी की जो वाइफ थी ना, उनका क्या नाम था, कस्तूरबा मखानजी कपाड़िया। जब महात्मा गांधी जी 13 साल के होते हैं और कस्तूरबा मखानजी कपाड़िया 14 साल की होती हैं, तब आपस में क्या होती है, शादी। और इनके कितने बेटे होते हैं, 4 बेटे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। नाम याद रख लेना, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। तो ये 4 बेटे क्या होते हैं, महात्मा गांधी जी के होते हैं, ठीक है जी। 5वां बेटा जमनालाल बजाज को इन्होंने माना था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, महात्मा गांधी की वाइफ का नाम कस्तूरबा मखानजी कपाड़िया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी जी की शादी कब हो गई थी। तो महात्मा गांधी जी शादी करते हैं 13 साल में, और उनकी जो वाइफ जो कस्तूरबा मखानजी कपाड़िया जी जो होती हैं,
उनकी जो एज होती है वो होती है 14 ईयर। अब बोल रहा है क्वेश्चन कि विच स्कूल डिड महात्मा गांधी जी अटेंड एट द एज ऑफ 11, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने कौन सा स्कूल अटेंड किया था? देखो, अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट भी अटेंड किया था, सेंट्रल हाई स्कूल अहमदाबाद तो नहीं किया था, सेंट जेवियर नहीं, इंडियन पब्लिक स्कूल बोरबंदर नहीं। तो राजकोट में, क्योंकि वहां पर उनके पिताजी क्या थे, दीवान थे, इसलिए अल्फ्रेड हाई स्कूल में पढ़ते हैं। बाद में वो देखो, जो मेन स्टडी जो एग्जाम पे पूछी जाती है वो पूछे जाते हैं कि वो अपनी स्टडी के लिए लंदन कब गए। तो देखो 1888 में क्या करते हैं, वो लंदन जाते हैं अपनी फर्दर स्टडी के लिए। और कहाँ पे स्टडी करते हैं? इनर टेम्पल में। ये इनके कॉलेज का नाम होता है जहाँ पर ये लॉ की स्टडी करते हैं। और 1891 में क्या करते हैं, ये लंदन से रिटर्न होते हैं, ठीक है। लंदन से क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं। क्यों रिटर्न होते हैं? अपनी एजुकेशन को पूरा करने के लिए। 1893 में आपने याद रखना है, महात्मा गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका ये जाते हैं, और क्यों जाते हैं? फॉर दी दादा अब्दुल्ला लीगल केस, ठीक है। फॉर दी दादा अब्दुल्लाज लीगल केस। इन दादा अब्दुल्ला का एक कंपनी होती है, उसके एक लीगल केस में क्या करते हैं, ये आपके पास साउथ अफ्रीका जाते हैं। फिर लास्ट में ये लौटकर 1915 में आते हैं महात्मा गांधी जी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी लौटते हैं। और इसलिए 9 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? NRI डे, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन सेलिब्रेट हम करते हैं इन एवरी ईयर ऑन 9 जनवरी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी जी गो टू लंदन टू स्टडी, ठीक है। तो स्टडी के लिए महात्मा गांधी लॉ की स्टडी करने के लिए लंदन कब जाते हैं? 1888 में। वापिस कब आते हैं? 1891 में। और कहाँ पर एडमिशन लेते हैं? इनर लॉ टेम्पल करके हमारे पास जो नाम होता है उसमें क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? व्हाट डिग्री डिड गांधी जी परस्यू इन लंदन? तो कौन सी डिग्री वहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई? तो देखो लॉ, अच्छा, व्हाट डिग्री डिड गांधी जी परस्यूड इन लंदन? तो बैचलर ऑफ आर्ट्स साइंस नहीं, लॉ करते हैं कहाँ पे? एट इनर टेम्पल में, ठीक है। लॉ की पढ़ाई करते हैं कहाँ पे? इनर टेम्पल में। मतलब ये पूछा जाता है कि कौन से आपके पास जो इनके नाम था कॉलेज का, तो लॉ की थी उन्होंने कहाँ पर? इनर टेम्पल में। नेक्स्ट है हमारे पास, बोल रहा है कि व्हेन डिड महात्मा गांधी जी रिटर्न? तो महात्मा गांधी जी रिटर्न कब आते हैं? तो गांधी जी जो रिटर्न होते हैं ना आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लॉ, तो वापिस आते हैं वो 1891 में। और 1893 में चले जाते हैं कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। क्या सॉल्व करने के लिए? टू सॉल्व द लीगल केस ऑफ द दादा अब्दुल्ला कंपनी। जो दादा अब्दुल्ला की जो कंपनी का जो केस होता है उसको सॉल्व करने क्या चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। अब जब 1893 में जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं तो ये फेस करते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये क्या करते हैं? फेस करते हैं। और क्या किया जाता है फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में? इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में देखो होता क्या था, जो साउथ अफ्रीका है ना, साउथ अफ्रीका, इस साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशरों का ही राज होता था। मतलब इंडिया में तो ब्रिटिशर थे ही थे, साउथ अफ्रीका में भी ब्रिटिशर्स थे। तो वो क्या करते थे, जो एशियन जो लोग होते थे या जो ब्लैक पीपल होते थे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, कलर का भेदभाव करते थे और अपने साथ नहीं बैठने देते थे। तो जब दादा अब्दुल्ला कंपनी के जो ओनर होते हैं इनको फर्स्ट क्लास के टिकट देते हैं ट्रेन की, ठीक है। और ट्रेन में जब वो यात्रा कर रहे होते हैं तो पीटर्समार्टिसबर्ग में, ठीक है, रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? पीटर मार्टिसबर्ग करके, ठीक है। पीटर मार्टिसबर्ग जो रेलवे स्टेशन होता है उसमें महात्मा गांधी जी को क्या कर दिया जाता है? थ्रो कर दिया जाता है, ठीक है। थ्रो कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। महात्मा गांधी जी कुछ वहां पे एडवाइस मतलब बोलते हैं कि नहीं मेरे पास तो फर्स्ट क्लास की टिकट है, फिर भी महात्मा गांधी जी को ट्रेन की टिकट, मतलब ट्रेन की टिकट होने के बावजूद भी यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है और बोला जाता है कि यू आर नॉट कैपेबल विद, ठीक है, यू आर नॉट कैपेबल टू सिट विद अस, ठीक है, कि हमारे साथ आप नहीं बैठ सकते हो क्योंकि आप क्या हो, एक एशियन हो, ठीक है। इनके साथ क्या किया जाता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और इसीलिए वो आपके पास क्या करने के लिए साउथ अफ्रीका में इंडियंस की कंडीशन को सही करने के लिए 1894 में क्या करते हैं? एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अब ये नटाल इंडियन कांग्रेस होती क्या है? एक टाइप की ग्रुप होता है ये, ठीक है।
ग्रुप ऑफ पर्सन होता है नटाल इंडियन कांग्रेस, जिसमें ये गैदर्ड करते हैं, ठीक है। गैदर किसको करते हैं? इंडियंस, इंडियन हु क्या होता है जो हमारे पास कहां पर होते हैं, ये इंडियंस को इकट्ठा करते हैं जो साउथ अफ्रीका में ही जो होते हैं। तो ये एक्यूमुलेट करते हैं इंडियंस को अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस को बनाते हैं, और जो 1894 में इन्होंने वापिस आना होता है, यहीं से इनका क्या हो जाता है, एक कैंपेन स्टार्ट हो जाता है जो 1906 तक साउथ अफ्रीका में एक मॉडरेट जो रहा थे, ठीक है। मॉडरेट मतलब एक बिल्कुल पेटिशन की फॉर्म पे इन्होंने मतलब ब्रिटिश सरकार से हेल्प मांगी कि हमारी जो कंडीशन है इनको सही कर दो, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना करो, ठीक है। फिर 1906 के बाद क्या होता है वो हम आगे क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम कहां तक पहुंचे हैं कि 1891 में तो वापिस आ गए, और 1893 में क्या हुआ, आपके पास वो साउथ अफ्रीका गए, और साउथ अफ्रीका में दाद अब्दुल्ला का केस लड़ते हैं, और दाद अब्दुल्ला के केस के साथ वो फेस क्या करते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं 1893 में। और उनको क्या किया जाता है, पीटर्समार्टिसबर्ग स्टेशन से क्या कर दिया जाता है, इस पीटर्समार्टिसबर्ग स्टेशन में उनको बाहर निकाल दिया जाता है बाय द ब्रिटिशर। और इसी के लिए वो 1894 में क्या करते हैं, एक स्थापना करते हैं, किसकी स्थापना, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं अबाउट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। मतलब साउथ अफ्रीका में जो एशियन लोगों के साथ जो यहाँ पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके खिलाफ वो बातें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी जी मूव टू साउथ अफ्रीका। तो मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका गए वो गए 1893 में, और क्या इन्होंने फेस किया 1893 में, ही फेस द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका एट पीटर्समार्टिसबर्ग स्टेशन। पीटर्समार्टिसबर्ग स्टेशन में क्या करते हैं, फेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये फेस करते हैं, और उसी के ही खिलाफ पहली ये कांग्रेस बनाते हैं 1894 में, या ग्रुप ऑफ पर्सन क्रिएट करते हैं, और इस ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम होता क्या है, नटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है महात्मा गांधी जी के द्वारा 1894 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इंसिडेंट एट पीटर्समार्टिसबर्ग स्टेशन प्रोफाउंडली इंपैक्टेड गांधी जी व्यूज ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कि जो पीटर्समार्टिसबर्ग का जो स्टेशन का ये जो रहा था इंसिडेंस जो रहा था, वो महात्मा गांधी जी की लाइफ में इंपैक्ट करता है ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो ऐसा कौन सा इंसिडेंस था पीटर्समार्टिसबर्ग में, तो थ्रोन आउट ऑफ अ ट्रेन कंपार्टमेंट, उनको ट्रेन कंपार्टमेंट से क्या कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था। इवन कि उनके पास क्या था, एक टिकट होने के बावजूद भी, ठीक है। मतलब उनके पास क्या थी, हैविंग अ टिकट, बट ही डिनाइड टू, क्या करने के लिए, ही डिनाइड टू सिट विद इन द ट्रेन कंपार्टमेंट, की उनको क्या बोला गया कि आप ट्रेन के कंपार्टमेंट में नहीं बैठ सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन गांधी जी एस्टैब्लिश इन 1894। तो मैंने आपको बताया इसे ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए ये साउथ अफ्रीका में इंडियंस लोगों को इकट्ठा करते हैं, और साउथ अफ्रीकन को भी लोगों को इकट्ठा करते हैं कि हम क्या करेंगे, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रिटिशरों के साथ बात करेंगे, और हमारे साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए थ्रू दी पेटिशन। मतलब पेटिशन वगैरह ये डालते हैं, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट क्या फॉर्म्ड करते हैं, नटाल इंडियन कांग्रेस ये क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। और कौन से साल में, 1894 में। और ये नटाल इंडियन कांग्रेस कहां पर इस्टेब्लिश होती है, साउथ अफ्रीका में ये नटाल इंडियन कांग्रेस क्या होती है, इस्टेब्लिश्ड होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट गांधी जी रोल ड्यूरिंग दी बॉयर वॉर। अब ठीक है, देखो 1894 के बाद ना जो टाइम आता है, गांधी जी को, जो गांधी जी थे वो लोगों को अवेयर कर रहे थे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना करो, ब्रिटिशरों के साथ भी पेटिशन डाल रहे थे। अब देखो टाइम आता है वॉयर वॉर का। अब ये जो वॉयर जो वॉर होती है ना, ये वॉयर वॉर जो होती है वो होती है बिटवीन ब्रिटिश एंड डच, ठीक है। बिटवीन ब्रिटिश एंड डच, डच मतलब फ्रांसीसी लोग, ठीक है। अब ये डच जो लोग थे ना, ये कुछ खेती वगैरह करते थे, फार्मर्स यहाँ पर होते थे। मतलब साउथ अफ्रीका का सारा रीजन तो किसके अंडर था, ब्रिटिशरों का, बट कुछ पोर्शन जो था ना वो डचों के रीजन में आता था। अब ये क्या करते हैं, इंग्लिश और डच आपस में जीतते हैं, और महात्मा गांधी जी हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं किसके लिए, महात्मा गांधी जी हेल्प द ब्रिटिशर इन वॉयर वॉर, ठीक है। वो हेल्प करते हैं ब्रिटिशरों की वॉयर वॉर में, एंड ही एज्यूम दैट ब्रिटिशर्स क्या करेंगे,
हमारे लिए क्या करेंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ से हटाएंगे और हमारी क्या करेंगे, बातों को सुनेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये वॉयर वॉर जो होती है ना 1899 से लेकर 1901 के बीच में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये वॉयर वॉर करवाई जाती है। तो गांधी जी क्या रोल इसमें निभाते हैं वॉयर वॉर में, तो लॉयर का काम करते हैं, नहीं क्या लीडर ऑफ इंडियन आर्मी नहीं, ये ऑर्गेनाइज ऑफ द इंडियन नेशनल एम्बुलेंस कॉर्प्स, ठीक है। तो ये इंडियंस के लिए ना और अपने साथ जितने भी इंडियंस होते हैं और साउथ अफ्रीका के जो लोग होते हैं इनके साथ ही एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाते हैं। एंड ही असिस्टेड द ब्रिटिशर ड्यूरिंग द वायर वॉर, ठीक है। ब्रिटिशरों को क्या करते हैं, ये असिस्ट करते हैं ताकि ब्रिटिशर क्या करें, रिटर्न में क्या कर दें, मतलब उनकी बातों को मान ले और हमारे साथ या उस टाइम पे जो इंडियन जो लोग थे उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट मेडल डिड गांधी जी रिसीव्ड फॉर हिज सर्विस ड्यूरिंग द वायर वॉर। तो अब इसी वायर वॉर की ना क्या होती है, आपके पास एक प्रशंसा की जाती है इस एम्बुलेंस कॉर्प्स की। और साउथ अफ्रीका की जो क्वीन होती है विद द ब्रिटिशर, उस टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे वो ब्रिटिशरों के ही साथ होते थे। मैंने आपको बताया कि सानंद एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता था कि सानंद में क्या करते, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब ब्रिटिशरों ने साइन करवाए थे तो उसके बाद जितना भी जमीन जायदाद थी वो किसके अंडर चली गई थी, ब्रिटिशरों के अंडर चली गई थी। तब ये साउथ अफ्रीका की जो क्वीन होती है ये भी क्या करती है, एक मेडल देती है, ठीक है। किसको मेडल देती है, गांधी जी को ये मेडल देती है। अब किसके साथ, ब्रिटिशरों के साथ, क्योंकि ब्रिटिशर इनको बोलते हैं कि आपने क्या किया हुआ है, वायर वॉर में हमारी क्या की हुई है, हेल्प की हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट वाज द एम ऑफ द फोनिक्स सेटलमेंट, ठीक है। अब देखो काम क्या आता है। अब महात्मा गांधी जी ना यहां पर 1903 में 1903 में क्या करते हैं, पहले एक ना न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं, इंडियन ओपिनियन। और इस इंडियन ओपिनियन में क्या होता है, इंडियंस का ही ओपिनियन होता है। इसमें क्या करते हैं, इन दिस न्यूज़पेपर महात्मा गांधी एडवोकेटेड द इंडियन पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल राइट्स को क्या करते हैं, वो एडवोकेट करते हैं और अवेयर ऑफ द ब्रिटिश एट्रोसिटीज या अवेयर ऑफ द ब्रिटिश रूल्स, ठीक है। और इस 1903 के ना इंडियन ओपिनियन में साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस जो लोग होते हैं उनको अवेयर किया जाता है कि आप सारे के सारे मिलकर अगर हमारी हेल्प करेंगे तो हम साउथ अफ्रीका में जो ब्रिटिश जो राज चल रहा है उसके खिलाफ हम बातें करेंगे, ठीक है। या जो हमारे लिए जो वोटिंग के जो राइट नहीं है, ठीक है, उस टाइम पे इंडियन को वोटिंग के राइट्स नहीं होते थे, ठीक है। तो वोटिंग के जो राइट्स नहीं है ना उनको हम क्या करके लेंगे, लेकर ही रहेंगे। तो ये 1903 में इंडियन ओपिनियन में क्या किया जाता है, ये सारी की सारी बातें होती हैं। अब लोगों को इकट्ठा करते हैं महात्मा गांधी जी और एक आश्रम बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे महात्मा गांधी के साथ लोग जुड़ जाते हैं तो एक आश्रम बनाते हैं। और 1904 में 1904 में एक आश्रम बनाया जाता है और इस आश्रम का नाम क्या होता है, फोनिक्स सेटलमेंट, ठीक है। फोनिक्स सेटलमेंट, महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, एक फार्म बनाते हैं, एक आश्रम बनाते हैं। जैसे साबरमती का आश्रम था लोगों को रहने के लिए, लोगों को खाने पीने के लिए, सत्याग्रहियों के लिए एक फोनिक्स सेटलमेंट बनाए जाते हैं। और ये सत्याग्रही कौन होते हैं फोनिक्स सेटलमेंट में, देखो सत्याग्रही वो हैं फोनिक्स सेटलमेंट में जो कहां पर लड़ रहे हैं, साउथ अफ्रीका में जो लड़ रहे हैं। तो व्हाट वाज द एम ऑफ द फोनिक्स सेटलमेंट, जो फोनिक्स सेटलमेंट जो डरबन में बनाया गया था 1904 में, ये इसका जो एम था वो क्या था, एजुकेशन को प्रमोट करना, टू प्रिपेयर सत्याग्रही फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सत्याग्रहियों के लिए बनाया गया था, लीगल सर्विसेज के लिए नहीं। टीच इंग्लिश टू इंडियन, उस टाइम पे महात्मा गांधी ना इंग्लिश भी टीच करते थे, किसको, आपके पास ये जो साउथ अफ्रीका में जो लोग थे उनको इंग्लिश भी टीच करते थे महात्मा गांधी जी, ताकि वहां के जो लोग हैं ना वो इजिली कम्युनिकेट कर सकें किसके साथ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। देखो सबसे बड़ी दिक्कत होती क्या थी कि लोग अपनी ना बातें ही नहीं बोल पाते थे ब्रिटिशरों के साथ, क्योंकि ब्रिटिशरों को तो हिंदी आती नहीं थी। तो हमने इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया और सबसे पहले ये महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था लोगों को इंग्लिश क्या करना सिखाना, ताकि वो क्या कर सके, दे कैन इजिली कम्युनिकेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ताकि वो इजिली कम्युनिकेट कर सके किसके साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ। तो यहाँ पर सत्याग्रहियों को क्या किया, इस फोनिक सेटलमेंट में इन्होंने यहाँ पर ये क्या किया, इनको एक आश्रम दिया और प्रिपेयर किया सत्याग्रहियों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1904 तक हम पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी जी की लाइफ स्टाइल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बट गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह, अब आता है देखो फर्स्ट सत्याग्रह। अब होता क्या है, 1906 में ना एक एक्ट आता है और इस एक्ट को किस नाम से जानते हैं, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है। 1906 के अराउंड अराउंड है ना, 1906 में ही ये एक्ट आता है 1906 में।
एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। और इसमें बोला क्या जाता है इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट में कि कोई भी एशिया का जो पर्सन है, ठीक है, या कोई भी जो ब्लैक पर्सन, उस टाइम पे ब्लैक लोग कहलाते थे, ये एशिया का जो लोग है उसको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि कभी भी ब्रिटिशर पूछे तो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो उसके पास। जस्ट लाइक कि एक मान लो आधार कार्ड की तरह आपके पास हर टाइम पे एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। बट ब्रिटिशरों को ऐसे नहीं था कि ब्रिटिशर, अभी तो देखो सबके पास आधार कार्ड होता है, बट उस टाइम पे ब्रिटिशर अपने पास वो रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं रखते थे। ये सिर्फ किसके लिए था, सिर्फ एशिया के लोगों के लिए ही था, जो 1906 में इंट्रोड्यूस किया जाता है इन साउथ अफ्रीका बाय द ब्रिटिशर। और इस बिल का जो नाम होता है, इस एक्ट का जो नाम होता है वो होता है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसमें क्या होता है, बीच में बातें होती हैं कि महात्मा गांधी जी भी क्या नहीं करते हैं, इसको नहीं मानते हैं कि हम ही इसको क्यों फॉलो करें। बाद में ब्रिटिशर महात्मा गांधी जी को कुछ ना कुछ बोल के, ट्रिक करके, डिसीव करके इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को पास करवा देते हैं। और फिर होता क्या, महात्मा गांधी जी को बाद में लगता है 1908 के टाइम पे, ठीक है, कि ये तो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं। इसलिए 1908 में इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को क्या करते हैं, महात्मा गांधी जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो बनाई होती है अपनी, उसको फाड़ देते हैं, ठीक है। और ये एक टाइप का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक टाइप का महात्मा गांधी जी का सबसे पहले स्टार्ट हुआ। और 1908 में महात्मा गांधी जी को क्या की जाती है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर जेल यहाँ पर करवाई जाती है, या फर्स्ट टाइम जेल यहाँ पर होती है कब, 1908 में, फॉर द एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, किसके लिए होती है महात्मा गांधी जी को जेल, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के लिए महात्मा गांधी जी को जेल होती है, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1906 बाय द ब्रिटिशर इन साउथ अफ्रीका। कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, साउथ अफ्रीका। और इसमें क्या बोला गया था कि जितने भी एशियन हैं उनको एक रजिस्ट्री अपने पास रखनी पड़ेगी, एक सर्टिफिकेट अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि लगे पता कि यहाँ पर इंडियंस लोग हैं। इंडियन लोगों को देखो ब्रिटिशर ही लेके गए थे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि वहां पर क्या करवाते थे, वो खनन का काम करवाते थे, रिफाइनरी का काम करवाते थे, ठीक है, माइंस का काम करवाते थे। इसलिए ब्रिटिशर क्या करते थे, उन कैदियों को साउथ अफ्रीका में लेके चले जाते थे, जो इंडिया में या तो फ्रीडम स्ट्रगलर होते थे, किसी ना किसी कानून की वजह से इंडिया में क्या हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, तो उनको साउथ अफ्रीका में लेके चले जाते थे। और महात्मा गांधी जी तो मैंने आपको बताया कि दादा अब्दुल्ला केस में साउथ अफ्रीका जाते हैं, और वहीं से ही क्या कर देते हैं, अपने लाइफ को ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ द टोल्स्टॉय फार्म एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी। देखो टोल्स्टॉय फार्म्स की बात आई हुई है, तो हमने अभी बात की फॉनिक्स सेटलमेंट की। ठीक है, तो फॉनिक्स सेटलमेंट भी क्या था, एक टाइप का आपके पास फॉनिक्स सेटलमेंट भी क्या किया गया था, इस्टेब्लिश बाय महात्मा गांधी जी फॉर द सत्याग्रही। और टोल्स्टॉय फॉर्म भी क्या किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया था। इट इज अ टाइप ऑफ आश्रम, ये भी एक आश्रम ही था, और इसको इस्टेब्लिश करते हैं 1910 में, इसको करते हैं 1904 में, और इसको स्टार्ट करते हैं 1910 में। देखो इस टोल्स्टॉय के पहले भी एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, और इस न्यूज़पेपर का जो नाम था ना, इस न्यूज़पेपर का नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो 1909 में ये स्टार्ट करते हैं, और महात्मा गांधी जी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस की बात करते हैं। और इससे पहले भी एक 1903 में भी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, जिसमें क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, जो साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस होते हैं, ठीक है, अवेयर द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका फॉर देयर राइट्स। ठीक है, कि आपको क्या है, राइट्स हैं। और सबसे बड़ा जो मेन जो किस्सा चल रहा होता है, वो चल रहा होता है वोटिंग के राइट्स को दिलाने का। तो देखो ये 1903 में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया इंडियन ओपिनियन, और 1909 में भी एक इंडियन न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया हिंद स्वराज। ठीक है, फॉनिक्स सेटलमेंट 1904 में और टोल्स्टॉय फॉर्म भी 1910 में, मतलब दोनों ही फार्म एस्टैब्लिश किए, उससे पहले न्यूज़पेपर। ठीक है, फॉनिक्स से भी पहले न्यूज़पेपर और टोल्स्टॉय फार्म से भी न्यूज़पेपर। तो सिग्निफिकेंट क्या रहा था टोल्स्टॉय फॉर्म का, इट वाज हिज रेजिडेंस इन इंडिया, नहीं सर्व एज कम्युनिटी फॉर सत्याग्रही। ठीक है, तो एक आश्रम बनाया था ये टोल्स्टॉय फॉर्म, इट वाज अ सर्टेन लीगल एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं था, एक कम्युनिटी सत्याग्रहियों के लिए एक कम्युनिटी थी, या एक सत्याग्रहियों के लिए क्या बनाया था, आश्रम बनाया था। और दोनों के दोनों आश्रम बनाने से पहले महात्मा गांधी ने न्यूज़पेपर भी क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु विजिटेड साउथ अफ्रीका इन 1911, ठीक है, एंड सपोर्टेड गांधी जी कोज। तो हुआ क्या, देखो 1910 तक तो पहुंच गए, अब बात आती है 1911 की। अब बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को 1911 में किसने विजिट किया और उनको गांधी जी को सपोर्ट किया, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो आफ्टर कंसल्टिंग विद गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू रिटर्न टू इंडिया, एंड ही रिटर्न्ड इंडिया ऑन 9th ऑफ जनवरी 1915। ठीक है, तो वो वापिस कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट दी नेशनल या एनआरआई डे ऑन 9th ऑफ जनवरी एवरी ईयर। ठीक है, हर साल हम 9 जनवरी को
कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? एनआरआई डे हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो अब 1911 के बाद जो बातें होती हैं वो होती है 1913 की। अब 1913 में देखो ना एक और एक्ट आता है, एक तो 1906 का एक्ट मैंने आपको बताया, और इस 1906 का जो एक्ट होता है जिसके खिलाफ महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह लड़ते हैं, इसका नाम होता है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है जी। 1906 में महात्मा गांधी जी को क्या कर देते हैं? जेल कर देते हैं 1908 में। अब दूसरा जो एक्ट आता है जिसके खिलाफ महात्मा गांधी लड़ते हैं वो होता है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। अब ये क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्या होता है? देखो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में जितने भी इंडियंस हैं उनको क्या बोला जाता है कि आपकी जो मैरिज है ना वो इनवैलिड कर दी जाएगी, और आपकी जो शादी है वो एक ही एक्ट के थ्रू क्या कर दी जाएगी? मानी जाएगी। और उस मैरिज एक्ट का नाम होगा क्या? क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, विच वॉज इंट्रोड्यूस इन 1913 बाय द ब्रिटिश। ठीक है, 1913 में जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और बोला क्या गया था कि क्रिश्चियन, जैसे क्रिश्चियन धर्म में शादी करते हैं वैसे ही आपको शादी करने पड़ेगी। जैसे हम आप सभी को पता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो शादी के रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एक कहा गया कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी? शादी होगी, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट या ऐसा कोई एक्ट नहीं चलेगा। तो इसके खिलाफ भी महात्मा गांधी यहाँ पर क्या करते हैं? एक सत्याग्रह लड़ते हैं। और इसमें क्या होता है? एक मास पार्टिसिपेशन महात्मा गांधी जी को मिलती है। साउथ अफ्रीका स्पार्ट दी प्रोटेस्ट अमंग इंडियन वुमेन, ठीक है। यहाँ पर इंडियन वुमेन्स की भी, और जितने भी पूरे के पूरे इंडियंस थे उनको उनको मतलब एक पूरे के पूरे क्या मिला? एक स्पार्क मिला। और महात्मा गांधी ने लोगों को क्या किया? अवेयर किया। और इसीलिए देखो इंडिया आने से पहले ही महात्मा गांधी जी क्या हो चुके थे? साउथ अफ्रीका में फेमस हो चुके थे। तो जब 9 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी जी आते हैं तो कहा जाता है कि एक बहुत बड़े हस्ती कहां पर आ रहे हैं? इंडिया में आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ क्या थे? ये पहले से ही फेमस थे। और किसके लिए फेमस थे? अपने सत्याग्रह के लिए फेमस थे। इंडियंस को एक होप थी कि महात्मा गांधी जी कहीं ना कहीं भारत को आजादी दिलाएंगे, ठीक है, जहां पर उन्होंने सत्याग्रह वगैरह लड़ा था। तो गांधी जी की फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस किस नाम से जानती जाती है? तो देखो नॉन वायलेंस जो रजिस्ट्रेशन है उनको किस नाम से? अहिंसा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और महात्मा गांधी जी का बिलीव था कि इंडिया कैन अचीव द इंडिपेंडेंस थ्रू दी नॉन वायलेंस एंड आपके पास ट्रुथ, ठीक है, कि जो इंडिया है ना वो नॉन वायलेंस और ट्रुथ के ही अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं? अपने पास सिर्फ आजादी ले सकते हैं। बट द क्रिटिक वाज कि जो हमारे पास जो नॉन वायलेंस था ना वो एक प्रैक्टिकली नहीं था। दैट वाज नॉट प्रैग्मेटिक अगेंस्ट दी ब्रिटिश एट्रोसिटीज। जो ब्रिटिशरों की जो एट्रोसिटीज थी उनके खिलाफ एक प्रैग्मेटिक्स वो नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिशर इतने ज्यादा इंडियंस को मारते थे। तो इसलिए दैट वाज नॉट प्रैग्मेटिक्स। बट गांधी जी बिलीव दैट इंडिया कैन अचीव द इंडिपेंडेंस थ्रू दी अहिंसा एंड ट्रुथ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, सत्याग्रह नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन डिड गांधी जी लॉन्च द फर्स्ट मास मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका? तो मैंने आपको बताया 1906 में ये स्टार्ट करते हैं। और अगेंस्ट दी किसके खिलाफ ये स्टार्ट करते हैं? अगेंस्ट दी एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। और ये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट होता क्या है? इस एक्ट में होता क्या है कि इंडियंस को एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलता है। जब अगर ब्रिटिशर कोई भी पूछे तो वो रजिस्ट्रेशन बताने पड़ते थे कि हाँ हम इंडियंस हैं या तो साउथ अफ्रीकन हैं। 1910 मैंने आपको बता दिया टॉलस्टॉय फॉर्म, 1909 में हिंद स्वराज, 1913 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1915 में वो वापिस आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? व्हाट रोल डिड सीआर एंड्रयूज प्ले इन गांधी जी अफ्रीकन स्ट्रगल? तो सीआर एंड्रयू पता क्या करते हैं? एक मेडिएटर का काम करते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में स्टैब्लिश की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ ग्रुप, ठीक है। और ही नेगोशिएटेड विद द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। बिल्कुल सीआर एंड्रयू इनके फ्रेंड थे, तो सीआर एंड्रयू के साथ मिलकर नेगोशिएट करते हैं साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट के साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अभी बात की बात है, ही वाज जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग स्ट्रगलर, ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई व्हाट स्ट्रेटजी डिड महात्मा गांधी फॉलो यूज टू प्रोटेस्ट सर्टिफिकेशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं वो? देखो बोल रहा है कि उस सर्टिफिकेट को, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो लॉ होता है जो 1906 में इंट्रोड्यूस किया गया होता है बाय द ब्रिटिशर इन साउथ अफ्रीका, उसके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी रहती है महात्मा गांधी जी की और इनके फॉलोवर की, प्रोटेस्टर्स की? तो बॉयकॉट करते हैं ब्रिटिश गुड्स को, अरे ये तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। ऑर्गेनाइज करते हैं स्ट्राइक, हो सकता है बर्निंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और आफ्टर द बर्निंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट महात्मा गांधी अरेस्टेड फर्स्ट टाइम इन साउथ अफ्रीका इन 1908। महात्मा गांधी को अरेस्ट भी कर लिया जाता है 1908 में, कहां पर? साउथ अफ्रीका में।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द मॉडरेट फेस ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी का जो मॉडरेट फेस होता है, ठीक है, वो कब तक होता है? देखो तो वो होता है 1906 में, उसके बाद वो एक आपके पास एग्रेसिव यहाँ पर मेथड पे आ जाते हैं। तो मॉडरेट फेस जो रहा था उनका वो 1906 तक ही रहा था। उसके बाद उन्होंने पेटिशन डालना बंद कर दी और उसके बाद जो स्टार्ट किया वो एक आपके पास मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया गया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द गांधी जी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग इंग्लिश टू द एशियन पॉपुलेशन इन साउथ अफ्रीका? तो गांधी जी ने जो इंग्लिश टीच की ब्रिटिशरों के सॉरी साउथ अफ्रीका में लोगों को, तो क्योंकि तो दैट वाज कि वो महात्मा गांधी जी क्या क्या चाहते थे कि महात्मा गांधी वांटेड टू ब्रिज द गैप बिटवीन दी ब्रिटिशर्स एंड दी साउथ अफ्रीकर्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स एंड दी एशियन पीपल, कि वो एक क्या करना चाहते थे, लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है उसको क्या करना चाहते थे, कम करना चाहते थे, ताकि लोग क्या कर सकें, इजिली कम्युनिकेट कर सके विद द ब्रिटिशर्स एंड साथ साथ में ना पेटिशंस को क्या कर सकें, इजिली से बता सकें कहाँ पर ब्रिटिशरों के आगे कि हम ये चाहते हैं आपसे। टू प्रमोट द वेस्टर्न कल्चर प्रमोट नहीं किया। अनेबल देम टू कम्युनिकेट एंड फाइट फॉर देयर राइट्स, ठीक है, तो उनको एक अनेबल बनाया, कैपेबल बनाया कि वो क्या कर सकें, अपने अपने जो अधिकार हैं, अपने राइट्स हैं या कम्युनिकेशन यहाँ पर इजी कर सके, ठीक है। नहीं तो ब्रिटिशर कहाँ पर हिंदी या दूसरी लैंग्वेज सीखेंगे, बट हमें क्या करना पड़े उस टाइम पे, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे सीखने पड़े, ठीक है। हु इंस्पायर्ड गांधी जी आइडियाज, ठीक है, ऑफ कम्युनल लिविंग एंड सिंप्लिसिटी, ठीक है, तो गांधी जी को किसने इंस्पायर किया था सिंप्लिसिटी के लिए? तो गांधी जी किससे थे, लियो टॉल्स्टॉय से बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे। तो उनसे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इन्होंने जो महात्मा गांधी ने सीखी थी वो थी सीखी थी लियो टॉल्स्टॉय से। गांधी जी का जो मास मूवमेंट था 1913 का, ठीक है, उसमें कितने लोगों ने साथ दिया? तो पहला मास बेस्ड मूवमेंट रहता है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के खिलाफ जो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द ब्रिटिशर इन 1913 इन साउथ अफ्रीका, और लगभग 2000 से ज्यादा इंडियंस लोग क्या करते हैं, उनको पार्टिसिपेट करते हैं महात्मा गांधी जी को। इवन वुमेन्स फ्रॉम द साउथ अफ्रीका पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच एक्ट प्रोहिबिटेड इंडियन फ्रॉम मूविंग फ्रीली बिटवीन द प्रोविंस इन साउथ अफ्रीका? एक फ्रीली मूव करने के लिए किसने बोला, किसने मना कर दिया था? तो मैंने आपको क्या बताया कि एशियन रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1906 में। अगर कभी भी ब्रिटिशर पूछ ले तो 1906 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता था, एक सर्टिफिकेट बताना पड़ता था इंडियंस को, ताकि वो लोग इधर उधर ना जा सकें, ठीक है। तो एशियाटिक्स इमिग्रेशन एक्ट जो आया था, ठीक है, उसी के ही खिलाफ ये बातें हुई थी, मतलब उसी में ही लोगों को प्रोहिबिट किया था कि आप इधर उधर नहीं जा सकते हो। आपके पास अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जस्ट लाइक आप स्कूल में जब आपके पास एक पास होता था, ठीक है, पानी पीने के लिए जाते थे उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी बिलीव करते थे इन हेल्पिंग द ब्रिटिश ड्यूरिंग द वॉयर वॉर। उन्होंने क्या सोचकर महात्मा गांधी जी ने वॉयर वॉर में 1899 से लेकर, ठीक है, 1889 से लेकर 1901 के बीच में जो वॉयर वॉर हुई बिटवीन द डच एंड दी ब्रिटिशर, क्या महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि क्या हो सकता है? तो स्ट्रेंथिंग इज लीगल करियर, अर्निंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट गुडविल, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या क्या सोचा कि कहीं ना कहीं क्या हो गए, ब्रिटिशर कहीं ना कहीं मेरी बातों को सुनेंगे ही और क्या करेंगे, मेरी हेल्प यहाँ पे करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि गांधी जी क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं इंडिया को परमानेंटली, साउथ अफ्रीका को छोड़ के। तो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, ऑन 9th ऑफ जनवरी वी सेलिब्रेट दी एनआरआई डे ऑन एवरी ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट? तो ये पूरी की पूरी जो साउथ अफ्रीका की जो कहानी हमने पढ़ी, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा गांधी जी के साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस का इन लीडरशिप में? तो गांधी जी की जो पूरी लाइफ थी साउथ अफ्रीका में, जो हमने पूरी की पूरी डिस्कस की, समझा भी दिया मैंने आपको, हमने एमसीक्यूज भी किए। अब बोल रहा है कि क्या इसका इफेक्ट पड़ा? तो स्ट्रेंथिंग इज लीगल एक्सपर्टीज, ये तो हुआ ही हुआ। प्रिपेयर्ड हिम फॉर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ये भी हुआ। थॉट हिम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, टॉट हिम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक, ये भी इन्होंने सिखाई। और हेल्प्ड हिम बिल्डिंग ए ग्लोबल पॉलिटिकल नेटवर्क। तो ये सारी की सारी बातें महात्मा गांधी जी के साथ हुई, ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम दी साउथ अफ्रीका। उन्होंने स्ट्रेंथनिंग लीगल एक्सपर्टीज को स्ट्रेंथ किया, उन्होंने बहुत बातें सीखी, प्रिपेयर हुए वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, मतलब उनको एक्सपीरियंस हुआ। और उन्हें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक को भी सीखा यहाँ पे, ठीक है, मतलब टॉट, टीच नहीं किया, ठीक है, टीच नहीं किया, आप लर्न कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पे उन्होंने लर्न किया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक्स क्या हैं। और हेल्प हिम बिल्डिंग ए ग्लोबल पॉलिटिकल नेटवर्क। ये पूरा का पूरा अफ्रीका का जो रहता है, देखो, बिल्डिंग ग्लोबल पॉलिटिकल जो नेटवर्क था ना उनका, मतलब जो भी उनके जो फ्रेंड वगैरह बने,
वो साउथ अफ्रीका में भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो लियो टोल्स्टॉय वगैरह जैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, मतलब महात्मा गांधी जैसे इन्फ्लुएंस हुए थे, और भी उनके साथ बहुत ज़्यादा जैसे आपके पास लोग यहाँ पर इनकी हेल्प करते हैं, तो एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पर बनाते हैं। तो अगर पूछेगा कि नोट का राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास ही, बाकी सारी की सारी बातें यहाँ पर क्या होती हैं, एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको अर्ली लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। एमसीक्यूज हमने किए, टॉपिक हमने किया, ठीक है। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।